करीब 10 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है। उन्होंने दर्जनों भैंसों जैसे दिखने वाले जंगली जानवर यानी बाइसन को एक बिल्कुल सूखी, बंजर और उजड़ी हुई जमीन पर छोड़ दिया। ना कोई चारा, ना पानी, ना कोई इंसानी देखरेख, बस एक खुला मैदान जहाँ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। फिर वो वहाँ से चले गए बिना पीछे देखे। लोगों ने कहा इनका बचना नामुमकिन है, इतनी मुश्किल जमीन पर ये जानवर कितने दिन टिकेंगे। लेकिन 10 साल बाद जब वही वैज्ञानिक उस जगह पर लौटे तो सामने जो नजारा था उसने सबकी सोच बदल दी। जहाँ कभी धूल उड़ती थी वहाँ अब घास लहरा रही थी, जहाँ कभी पत्थर और झाड़ियाँ थी वहाँ अब नदियाँ, चिड़िया और जानवरों की हलचल थी। न मशीनें लगी, न इंसानों ने कुछ किया, सिर्फ एक जानवर की वापसी ने एक मरे हुए इलाके को फिर से जिंदा कर दिया। पर ये हुआ कैसे? कैसे बाइसन ने वो कर दिखाया जो इंसान और सरकारें मिलकर भी नहीं कर पाई। सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाओगे। कभी ये जमीन बाइसन की थी। हजारों नहीं, करोड़ों बाइसन पूरे उत्तर अमेरिका के खुले मैदानों में दौड़ते थे। लेकिन फिर आया इंसान। शुरुआत में सब कुछ संतुलन में था। बाइसन मैदानों के राजा थे और आदिवासी समुदायों की जान। इनका हर हिस्सा इस्तेमाल होता था। मांस को खाया जाता, खाल से कपड़े बनते और हड्डियों से औजार। लेकिन फिर आए शिकारी और उनके साथ आए लालच और व्यापार। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए होने लगा। उनकी खाल बिकती थी, उनकी जीभ एक खास डिश बन गई और मांस फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। रेलवे लाइनें बन गई थी और अब शिकारी ट्रेन से सफर करते हुए बाइसन को मारने लगे थे, वो भी सिर्फ मजे के लिए और निशाना साधने की प्रैक्टिस के लिए। जितने ज्यादा बाइसन मारो उतना ज्यादा मुनाफा। और ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक राजनीतिक हथियार भी बन गया। अमेरिकी सरकार ने चुपचाप ये शिकार चालू रहने दिया क्योंकि इससे आदिवासियों की कमर टूट रही थी। बिना बाइसन के उनके पास ना खाना बचता, ना कपड़ा और ना ही कोई कमाई। अगले 20 सालों में ही मैदानों से करोड़ों बाइसन साफ कर दिए गए। कभी कभी सिर्फ खाल ली जाती थी और बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। 1870 तक इनकी आबादी गिरकर 6 करोड़ से सिर्फ 50 लाख तक आ गई और 1889 में हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि पूरे अमेरिका में सिर्फ 541 बाइसन बचे थे। सोचिए, 6 करोड़ से सीधा 500। इंसानों ने जो किया वो सिर्फ शिकार नहीं था, वो था एक पूरी प्रजाति का कत्ल। जहाँ पहले मैदानों में जानवरों की लहर चलती थी वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। और मैक्सिको का हाल तो और भी बुरा था। वहाँ तो आखिरी बाइसन भी गायब हो चुका था। बाइसन चले गए और धीरे धीरे जमीन ने अपनी सांसें खोनी शुरू कर दी। कभी जहाँ हरियाली लहराती थी वो जमीन सूखने लगी, घास गायब हो गई, मिट्टी ढीली पड़ने लगी और उसके बाद आई एक धीमी मगर गहरी तबाही। मैक्सिको के उत्तर में, खासकर चिहुआहुआ राज्य में लोगों ने देखा जहाँ कभी खुले मैदान थे वहाँ अब सिर्फ झाड़ियाँ और कांटों का जंगल रह गया है। धरती पर एक सख्त परत जम गई थी, ऐसी परत जो ना पानी सोखती ना बीज उगने देती। बारिश आती तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता बल्कि बहकर सारी मिट्टी अपने साथ ले जाता और धीरे धीरे वो जमीन किसी काम की नहीं रही, ना चराई के ना खेती के। और सिर्फ पौधे नहीं मरे, जानवर भी मारे गए। प्रेरी डॉग्स जो जमीन के अंदर सुरंगें बनाते थे, जिनकी मौजूदगी से मिट्टी जिंदा रहती थी, वो भी लुप्त होने लगे। उनके साथ गायब होने लगे कीड़े, पक्षी और छोटे छोटे स्तनधारी। प्राकृतिक श्रृंखला टूटने लगी जैसे कोई धागा खींच दो और पूरी बनावट बिखर जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैदान का राजा अब वहाँ नहीं था। और फिर एक दिन इंसानों ने सोचा जिस जानवर को हमने मिटाया था शायद वही इस जमीन को बचा सकता है। 2009 में सिर्फ 13 बाइसन अमेरिका की पहाड़ियों से निकले और पहुंचे मेक्सिको के सबसे उजड़े इलाके में। एक सूखी और टूटी बिखरी जमीन जहां बरसों से ना घास उगी थी, ना परिंदों की आवाज सुनी गई थी। उन्हें मैदान में खुला छोड़ दिया गया बिना किसी इंसानी मदद के। शुरुआत में लोग हंसते थे, 23 जानवर क्या ही बदल लेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उन 23 की चाल से पूरी धरती की धड़कन वापस आ जाएगी। साल दर साल बाइसन की संख्या बढ़ती गई और 2018 तक वो 200 से भी ज्यादा हो चुके थे। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये थे चलते फिरते इकोसिस्टम इंजीनियर्स जो अपनी हर एक चाल से मिट्टी को तोड़ते, बीजों को फैलाते, पानी को जमीन में उतरने देते और एक मरी हुई जमीन को फिर से जीना सिखाते। जहाँ बाइसन चलते वहाँ हरियाली लौटती। अब सवाल ये उठता है, आखिर बाइसन ऐसा क्या करते हैं जो इंसान की कोई मशीन नहीं कर पाई? शुरुआत होती है उनके चलने से। बाइसन रोजाना मीलों चलते हैं, लेकिन वो बस घूमते नहीं। हर कदम के साथ वो धरती की सख्त परत को तोड़ते हैं और सूखी मिट्टी को सांस लेने देते हैं। बाइसन हमेशा अलर्ट रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। वो कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते, इसलिए उनकी चाल से मिट्टी खुलती है लेकिन मरती नहीं। बारिश होती है तो पानी बहता नहीं बल्कि अंदर जाता है और यही होता है वो पहला कदम जहाँ से धरती फिर से जीना शुरू करती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जहाँ बाइसन जाते हैं वो सिर्फ मिट्टी नहीं तोड़ते, वो अपने पीछे खाद छोड़ते
होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जहाँ बाइसन रहते हैं वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 40% ज्यादा पाई गई। यानी जो काम इंसान ट्रैक्टर से करता है बाइसन वो अपने सींग और चाल से कर जाते हैं। और फिर आता है उनका रोल करना, यानी मिट्टी में रगड़ना और लोटपोट होना। वो जमीन पर रोल करते हैं, कभी मस्ती में, कभी कीड़ों से बचने के लिए तो कभी डोमिनेंस दिखाने के लिए। पर इस रोलिंग से आखिर होता क्या है? उनके भारी शरीर की रगड़ से जमीन की ऊपरी सख्त परत टूट जाती है और कांटे झाड़ियां उखड़ जाते हैं। उस खुली जमीन पर अब बाइसन की फर और खाल से चिपके बीज गिरते हैं, जो बीज वो कई किलोमीटर दूर से अपने साथ लाए होते हैं। ये बीज किसी कंपटीशन के बिना उस जमीन पर टिकते हैं जहाँ अब नमी भी है और रोशनी भी। बाइसन जब रोल करते हैं तो उनकी भारी चाल से जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं। ये गड्ढे मामूली नहीं होते। बारिश के बाद बाकी सारा पानी बह जाता है तो यही गड्ढे उस पानी को रोक लेते हैं। ये जगह धीरे धीरे नमी जमा करने लगती है और वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बीज अंकुरित होते हैं, फिर पौधे बनते हैं और फिर उन पर कीड़े, पक्षी और छोटे छोटे जानवर आने लगते हैं। वो गड्ढे जो कभी मिट्टी का एक उखड़ा हुआ टुकड़ा था अब एक मिनी इकोसिस्टम बन चुका होता है। बाइसन की वापसी सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं रहती। जब जमीन फिर से सांस लेने लगी तो सबसे पहले लौटे प्रेरी डॉग्स, छोटे से चंचल ये जानवर जिन्होंने कभी इन मैदानों के नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसा रखी थी। पर जब बाइसन गायब हुए तो ये भी धीरे धीरे मिट्टी में दफन हो गए थे। पर अब जैसे बाइसन लौटे वैसे प्रेरी डॉग्स भी दोबारा जमीन कुरेदने लगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं खोदते, उनके सुरंगों से मिट्टी में हवा आती है, नमी टिकती है और पोषक तत्व ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कोई किसान जमीन पलटता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। प्रेरी डॉग्स खुद भी एक जरिया है दूसरी जिंदगियों के लिए, जैसे कि ब्लैक फुटेड फेरेट, उत्तर अमेरिका का इकलौता नेवला जिसका 90% खाना होता है प्रेरी डॉग्स। एक फेरेट परिवार साल में करीब 250 प्रेरी डॉग्स खा जाता है और वो खुद बिल नहीं खोदते, वो उन्हीं के घरों में रहते हैं और वही बच्चे पैदा करते हैं। मतलब अगर प्रेरी डॉग्स नहीं तो फेरेट्स भी नहीं। यहीं पर कहानी में आता है तीसरा किरदार, बरोविंग आउल। वो उल्लू जो पेड़ पर नहीं जमीन के नीचे रहता है, वो भी खुद बिल नहीं बनाता, ये भी प्रेरी डॉग के बिल में ही रहते हैं। मतलब बाइसन आया, प्रेरी डॉग्स लौटा, फेरेट और उल्लू को घर मिला, एक जानवर, एक कड़ी और पूरा चक्र फिर से घूमने लगा। सिर्फ बाइसन की वापसी ने पूरे इकोसिस्टम को जिंदा कर दिया। ऐसे जानवरों को विज्ञान में कहा जाता है कीस्टोन स्पीशीज। नेचर में कुछ प्रजातियां होती है जिनके बिना पूरा इकोसिस्टम गिर सकता है। ये जानवर खुद ज्यादा नहीं दिखते पर उनके बिना जंगल, जमीन और जिंदगी तीनों अधूरी हो जाती है। भारत में भी ऐसे कई जीव है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि सैकड़ों दूसरे जानवरों की जिंदगी को संतुलन में रखते हैं। उन्हीं जीवों में से एक है हाथी। जब आप हाथी को देखते हैं तो ध्यान उसकी ताकत और साइज पर जाता है, लेकिन असल में वो जंगल का आकार देने वाला इंजीनियर है। वो बस पेड़ खाते नहीं बल्कि तोड़ते भी है, पगडंडियां बनाते हैं और छोटे जानवरों के लिए रास्ते खोलते हैं। चलते चलते जमीन खोलते हैं, बीज फैलाते हैं और पौधों तक धूप पहुंचाते हैं। रोज कई किलोमीटर सफर करके सैकड़ों बीज अपने मल के जरिए एक जंगल से दूसरे जंगल तक ले जाते हैं। यानी हाथी चलता है तो जंगल उगता है। अगर हाथी ना रहे तो घने जंगल एक घुटी हुई भीड़ में बदल जाएंगे जहाँ न धूप पहुँचेगी न नए पौधे पनपेंगे। पानी पीते समय वो छोटे जलाशय बना देते हैं जो बाद में पक्षियों, कीड़ों और दूसरे जानवरों का घर बन जाते हैं। ठीक उसी तरह टाइगर भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। अगर जंगल से बाघ जैसे शिकारी पूरी तरह गायब हो जाए, शुरुआत में शायद कुछ खास फर्क ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे असर गहरा और खतरनाक होगा। जब बाघ होता है तो हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जानवर कभी एक जगह टिकते नहीं। हर घास की झाड़ी और हर पेड़ की आड़ में उन्हें शक रहता है कि यहाँ कोई शिकारी छिपा हो सकता है, इसलिए वो चलते रहते हैं। एक जगह थोड़ा चरते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं और यही मूवमेंट जंगल को मौका देता है घास को दोबारा उगाने का, पेड़ पौधों को सांस लेने का और मिट्टी को खुद को संभालने का। लेकिन अगर बाघ ना हो तो इन जानवरों में कोई डर नहीं रहता। जहाँ भी घास या पौधे भरपूर मिले ये वही जम जाते हैं और लगातार चरते रहते हैं जब तक कि हरियाली पूरी तरह मिट ना जाए। धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती है, मिट्टी ढीली पड़ती है और बारिश के साथ बहने लगती है। उधर जंगल के बाकी हिस्से खाली और बेजान पड़े रहते हैं और पूरा इकोसिस्टम असंतुलन में चला जाता है। ये बातें आपको थोड़ी बनावटी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ऐसा पहले भी हो चुका है। एक वक्त था जब यहाँ से भेड़ियों को पूरी तरह मिटा दिया गया। लोगों को लगा कि ये खतरनाक जानवर है तो इन्हें हटाना ही बेहतर है। फिर शिकारियों को बुलाकर एक एक करके भेड़ियों को मारा गया। 1926 तक आखिरी भेड़िया मार दिया गया। शुरुआत में सब शांत दिखा, लेकिन जंगल की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। भेड़िए के जाते ही एल्क और मूस जैसे बड़े शाकाहारी बेफिक्र हो गए। अब कोई इनका पीछा नहीं करता, इन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए वो नदी के किनारे की हरियाली में टिककर घास, पौधे और पेड़ों की छाल तक खत्म करने लगे। नतीजा, छोटे पौधे उग नहीं पाए, नदी के किनारे कमजोर हुए और लकड़ी के बिना बीवर भी गायब हो गए। उनके साथ पक्षियों, कीड़ों और मछलियों की संख्या भी गिर गई। फिर लोगों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। 1995 में सिर्फ 14 भेड़ियों को वापस लाया गया और जैसे ही वो लौटे एल्क और मूस की आदतें बदल गई। अब वो हरियाली में भी ज्यादा देर नहीं रुकते, चलते रहते, जिससे पेड़ पौधे दोबारा उगने लगे। नदियों के किनारे मजबूत हुए, बीवर लौट आए, तालाब बने और उनमें मछलियां, मेंढक वापस आए। भेड़ियों ने सिर्फ शिकार नहीं किया, उन्होंने पूरे
इकोसिस्टम में जान डाल दी। विज्ञान में इसे कहते हैं ट्रॉफिक कैस्केड, जहां एक शिकारी का लौटना पूरे इकोसिस्टम की दिशा बदल देता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।